वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी एडुकेमी की पीवाईक्यू सीरीज में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक, और लगभग इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, एनवायरमेंट की हो, हिस्ट्री की हो, साइंस एंड टेक, इसके अलावा वो सब वीडियोस भी जाकर आप देखिए। और आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ये एनवायरमेंट थीम के क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो इन सभी क्वेश्चन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। तो आज की जो थीम है वो है एनवायरमेंट। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be threats to the biodiversity of geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, and promotion of vegetarianism. Select the correct answer using the codes given below. तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को which of the following can be threat to the biodiversity। देखिए बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या चीजें थ्रेट हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो थ्रेट होगा, वहीं से आपका ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, धीरे धीरे क्लाइमेट में जो है चेंज आने लगेगा, इकोसिस्टम का पैटर्न बदलेगा, स्पीशीज एक्सटिंक्शन होगी, तो ये बात पॉइंट ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ऑब्वियसली अगर हैबिटेट नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ फ्लरिश करेगी, तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, देखिए जैसे से कोई स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया को इन्वेड करेगी तो ऑब्वियसली वो वहां के नेटिव या लोकल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी और वहां पे भी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट ही होगा, तो ये थर्ड पॉइंट भी ठीक है। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। देखिए वेजिटेरियनिज्म का प्रमोशन जो है वो किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करेगा किसी भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो वेजिटेरियनिज्म का जो प्रमोशन है वो बायोडाइवर्सिटी नहीं, मोनोक्रॉपिंग का वो है, और मोनोक्रॉपिंग से जो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है इंपैक्ट होगा। मोनोक्रॉपिंग कैसे है वो देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पूरा देश वेजिटेरियनिज्म की तरफ आ गया है और वो सोयाबीन खाने की चाहत रखता है, तो लगातार वो लोग चाहेंगे कि सोयाबीन ही कल्टीवेट की जाए, और लगातार सोयाबीन कल्टीवेट की जाएगी तो वही मोनोक्रॉपिंग होने लगेगी। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट जो है वो इस उसमें नहीं फिट आता, तो आंसर होगा 1, 2 and 3। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, which of the following statements are correct? It is a global partnership of governments, business, civil society, and indigenous people, provides financial aid to universities, individual scientists, and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management, and assist the countries in their RED Plus program, that is reducing emission from deforestation and forest degradation, by providing them financial and technical assistance. Correct code बताना है इसमें कि क्या हो सकता है। देखिए फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी काफी पहले न्यूज में रहती थी, आजकल तो है कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है। बेसिकली ये एक ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, बिजनेस हैं, सिविल सोसाइटी है, इंडिजिनस पीपल है, सब लोग मिलके जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इनका काम बेसिकली यही है कि मिटिगेट करना है आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो, प्लस ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं रेड के लिए। रेड क्या है वो नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, रेड प्लस दैट इज रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। और ये जो रेड का जो प्रोग्राम जो पहले आया था, अब भी न्यूज में ये भी नहीं रहता है, ये हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ पूरा अलाइन है। ऑन क्लाइमेट चेंज नेशनल एक्शन प्लान होगा। कोशिश इनकी ये है कि रिड्यूस करें डिफॉरेस्टेशन, जो डिग्रेडेड हो चुके हैं लैंड उनको रिस्टोर किया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें। जो सेकंड पॉइंट है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को, ऐसा कुछ नहीं है इनका। सिर्फ और सिर्फ अगर एड किसको प्रोवाइड किया गया है तो साइंटिफिक और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो किया गया है रेड को। तो 2 को मैं हटा दूंगा, तो आप देखिए जो आंसर बनेगा वो है 1 and 3। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएसपी जो सपोर्ट प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है 9 दिसंबर से, और 14 दिसंबर को उसका पहला टेस्ट था, इसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा टेस्ट हुआ, और अगला बैच जो शुरू होने वाला है वो है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को जो है हमारा नया बैच शुरू हो रहा है एडुकेमी का पीएसपी सपोर्ट प्रोग्राम। देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या बेनिफिट आपको ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस टेस्ट किया जाएगा, हर पर्टिकुलर एक एक करके थीम वाइज डिफरेंट जो है आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, एरिया से उन मॉड्यूल को कवर किया गया है, और प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस शीट होगी जिसमें आप एनालाइज कर सकेंगे कि क्या मैं किस तरीके से मैं अप्रोच करता हूं, मेरे स्मार्ट गेस कितने ठीक होते हैं, जो मैं तुक्के मारता हूं वो कितने ठीक होते हैं, और इस तरीके से आपको पूरा अपने बारे में पता चल पाएगा। ठीक है। दूसरा है मैराथन सेशन, जिसमें लंबे सेशन होने वाले हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को ये सिखाने की कि कैसे ट्रेंड को पकड़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है लगातार यूपीएससी पूछे जा रहा है। बुक रीडिंग सेशन होंगे, क्योंकि बुक में कुछ चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ती है, कुछ करनी पड़ती है और कुछ नहीं करनी पड़ती है। जो नहीं करनी पड़ती है वो कैसे छोड़नी है वो बताई जाएगी। रिवीजन सेशन में रिवीजन होगी, ऑब्वियसली इतनी सारी पढ़ाई हो रही है तो उसकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शनल टेस्ट लगातार आप जानते हैं कि थीमेटिक तरीके से, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी, इस तरीके से सभी के सेक्शनल टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो कि पूरे के पूरे यूपीएससी की तरह एक सिमुलेशन मॉक टेस्ट है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट में हमने इंक्लूड किया है सीडीएस और सीएपीएफ के भी क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग एनडीए के क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आ जाते हैं। और करंट अफेयर की
रिवीजन जो है ऑब्वियसली अप्रैल 24 से लेकर 25 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो हम आपको कवर करा देंगे। CSAT का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है कि मैं CSAT में वीक हूँ, ट्रेनिंग या हैंड होल्डिंग चाहिए, तो उसके लिए CSAT है। और पर्सनलाइज मेंटरशिप, जहां आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 बैठ के बात कर सकते हैं और कोई भी अगर डाउट है आपका तो रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं कि कैसे मुझे अप्रोच करना चाहिए, फर्दर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मेरा क्या होना चाहिए। टेस्ट डिस्कशन होंगे, ऑब्वियसली अगर टेस्ट हो रहे हैं तो डिस्कशन होंगे ही होंगे। और जो एडुकेमी का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जिसे प्रयास के नाम से जाना जाता है वो प्रयास होगा और इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग्स भी निकाली जाएंगी। आगे चलने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल करे थे उनमें से 45% स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम को क्लियर किया, यानी कि प्रीलिम्स 24 को क्रैक किया। और जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे थे लास्ट टाइम पीएस में लगभग 50% जो है डायरेक्ट हिट थे यूपीएससी एग्जाम के अंदर। तो अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। बायोकार्बन फंड को कौन मैनेज करता है? वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है और नाम में ही लिखा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो वही डिफॉरेस्टेशन को रोकना, रिस्टोर करना लैंड्स को और आपका फॉरेस्टेशन की तरफ जो है मजबूती से आगे बढ़ना, यही सब इनका काम है। इसी के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने इसको एड भी दिया है। ठीक है, आगे जाता हूं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेटमेंट 2 वाज हैदराबाद वाज selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest। देखिए 2020 का क्वेश्चन है और 2020 के हिसाब से पूछा भी गया है कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा था हैदराबाद को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद को उस वक्त काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए थे अर्बन फॉरेस्ट्री को लेके और वो कामयाब हुए और उसी की वजह से जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के फॉर्म में इसको जाना गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो मैं कहूंगा कि स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 5, द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इंपैक्ट एंड इंपैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। देखिए पूछा है कि अगर सिंपल भाषा में कहूं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा पूरे के पूरे वर्ल्ड पे। तो देख लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स द नेट कार्बन सोर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट एरियाज जो ऐसे एरियाज हैं वो बहुत CO2 और मीथेन वगैरह जो है अपने अंदर स्टोर करके बैठे हैं। तो अगर वही आपका मेल्ट हो जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो उनके अंदर CO2 स्टोर करके रखी हुई है वो निकल जाएगी, वो बाहर की तरफ आ जाएगी और पूरा एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर जो है वो कार्बन सोर्स बन जाएगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि कोरल जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेकर और लगातार अगर कोरल का टेम्परेचर बढ़ता रहे तो इसी तरीके से कोरल मोर्टेलिटी होती है, कोरल ब्लीचिंग, ग्रेट बैरियर रीफ उसका एक एग्जांपल भी है। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। देखिए ये थोड़ा सा जो है डाइसी स्टेटमेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया जहां के जितने भी पृथ्वी पे वेटलैंड्स है वो सब परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगे। परमानेंट डिसअपियरेंस का कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम बोल सकें कि इसमें ठीक आता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी गलत होगी क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये भी आधी अधूरी स्टेटमेंट है। क्योंकि हो सकता है अभी के दौर में जैसे अगर इंडिया में कल्टीवेशन हो रही है सपोज कीजिए वीट की, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ना हो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो, लेकिन जो रशिया और कनाडा के जो पोलर वाले एरियाज है वहां पे आपका अच्छी खासी जो है वीट की कल्टीवेशन होगी क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है कुछ हद तक बढ़ गया होगा और वो कॉन्ड्यूसिव हो जाएगा वीट कल्टीवेशन के। तो ये पॉइंट भी गलत है। तो आप देखेंगे 1 एंड 2 जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेड बुक्स पब्लिश्ड बाय IUCN contains a list of endemic plant and species present in the biodiversity hotspots, threatened plant and animal species, protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries. Select the correct answer using the code given below। देखिए स्टेटमेंट्स दी हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं है कि कुछ हो ना सके, लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम के प्रेशर में हम लोग सोच नहीं पाते और काफी गलतियां हो जाती हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है देखिए IUCN के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि IUCN क्या है, एक बुक है, रेड बुक है जो पब्लिश करती है फ्लोरा एंड फौना जो है डिफरेंट जो कि थ्रेटेंड स्टेटस में है। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव होता तो। एंडेमिक प्लांट एंड स्पीशीज इसके अंदर होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे होने चाहिए। जी नहीं, कोई भी एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज अगर वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं भी है तो भी जो है वो इस लिस्ट में पाया जाता है। तो जो क्राइटेरिया वो है
वो है एक एंडेमिक होना जरूरी है, एंडेमिक प्लांट और एनिमल होना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थ्रेटेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ये ठीक है, क्योंकि जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज को किसी भी तरह का थ्रेट होता है उसी को ही लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है रेड बुक्स में। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन देके रखी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बनाया है और वालनरेबल के नाम पे भी जाना जाता है, थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है, तो वो सब इजी है, आप लोग जानते हैं। थर्ड है प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्टेड साइट्स की कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं की जाती, इसलिए ये बिल्कुल पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री? द फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज until the construction is completed. Economically viable production necessitates the setting up of a large scale facilities which may raise ecological and social concerns. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली। देखिए ओनली वगैरह जब वर्ड आ जाते हैं थोड़ा उसको जो है ध्यान से देखना होता है। एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो एल्गी प्रोडक्शन है वो सीज में भी हो सकती है, वो कॉन्टिनेंट्स में भी हो सकती है, कोई छोटे पॉन्ड में हो सकती है, कोई लेक में हो सकती है, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि फोटो बायो रिएक्टर के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से भी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा है सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये पूरा का पूरा जो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन है इसके लिए एक खासी टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी की कमी हो जाने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इतना बना नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्ड, वो है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज व्हिच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स। ये बिल्कुल बात ठीक है कि इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स आ जाएंगे अगर बहुत बड़ा लार्ज स्केल फैसिलिटी हमें उसमें मेंटेन करनी है। क्योंकि लार्ज स्केल जब आपका कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली वहां कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो होगा ही, जो उसके अंदर से वाटर निकलेगा वो ड्रेन होगा और उसी के अंदर हो सकता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो, तो वहां पे हो सकता है पानी की गंदगी होने की वजह से वो यूट्रोफिकेशन जैसे प्रोसेस भी करे। वही सोशल कंसर्न्स भी होंगे, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा लैंड एक्विजिशन एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो लैंड एक्विजिशन करना होगा, और लैंड एक्विजिशन के लिए आप जानते हैं फिर फार्मर अनरेस्ट और उसके बाद जो वायलेंस होता है वो सभी को पता है, सबके सामने आ चुकी है कई बार बातें। तो ये पॉइंट जो है ठीक है, तो आंसर 2 और 3 जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को लेके? ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, undertake scientific environment issues at global level, and it is an agency under OECD to facilitate transfer of technology and funds to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment. देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है लगातार वो करती क्या है कि वो किसी न किसी तरीके से स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम्स जो है दे रही है, फिर यूं कहिए कि स्मॉल ग्रांट्स देती है ताकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, ठीक है, मिनीमाटा कन्वेंशन, उनसे जो रोगी जो उनसे पीड़ित लोग थे उनके लिए काम करना, तो इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इन सब के साथ जो है फाइनेंशियल पार्टनर की तरह इसने काम किया है। और इस काम में इसका वर्ल्ड बैंक जो है आपका साथ भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका साथ इसमें दे रही हैं। फाइनेंशियल मैकेनिज्म ही है ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी भी तरह के कोई साइंटिफिक एनवायरनमेंट इश्यूज नहीं में आपका ये हेल्प नहीं करती है, सिर्फ फाइनेंस देना इसका काम है। ओईसीडी से इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने बता दिया कि जो काम इसके साथ कर रहे हैं मिलकर वो है वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी। चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention, and it works at the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. देखिए ये कोई इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक जो है एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रही है, और अभी के हाल में ये रैमसर वालों के साथ जो है मिलकर काम कर रही है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, बताया जा सके कि कैसे डेवलप करना है आपका, कैसे मेंटेन करनी है स्टेबिलिटी वेटलैंड्स को लेकर। तो यही है इसका काम, किसी भी तरह के इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। फिर है इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल, जी हाँ ये मैंने बता दिया कि फील्ड लेवल पे ये काम करती है, अवेयरनेस फैलाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताती है कि कैसे बेटर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि वेटलैंड्स बचे रहें, स्टेबल रहें और साफ सुथरे रहें।
तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स इन द न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स को लेकर ही जो है दो कमेटी बनाई गई थी। एक माधव गडगिल कमेटी थी जो 2010 में बनी थी, और ये जो कमेटी है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट में कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 2, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 3, ऐसी कुछ जोन्स बनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग काम करना था, ये देखना जरूरी है। इसके अलावा रेड और ऑरेंज फैक्ट्रीज या रेड और ऑरेंज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है वो देख लीजिएगा। वेस्ट घाट से रिलेटेड कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा रेलेवेंट है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। वही जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, इसको बोला जाता है, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, और ऐसी रिपोर्ट बना के दी गई थी जानबूझ के, ताकि इसमें जो है ये सब माइनिंग वगैरह जो चलती है या दूसरी जो लीज पे काम चलते हैं, एग्रीकल्चर चल रही है, वो चलती रहे, उस पर किसी तरह का रोक न लगे। ऑब्वियसली खाना पूर्ति थी कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा का सारा जो सर्वे था वो सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के बेसिस पे ही कर लिया गया था। जमीन में कभी जो है रिपोर्ट बनाने वाले उतरे ही नहीं थे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट ये बनी होगी। तो पर मैं ये कहूंगा कि कस्तूरी रंगन और गडगिल कमेटी रिपोर्ट दोनों को डिटेल में देखिएगा एक बार, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी गूगल पे या फिर किसी भी हमारी एडुकेमी की वेबसाइट पे भी। प्रो मेंटर टिप मैं देना चाहूंगा, जब भी आप इस तरह के मिसलेनियस टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, तो एक तो इसमें सबसे ज्यादा लॉजिक लगती है। जिस तरह के क्वेश्चन में जो है लॉजिक लगती है, आपने देखा होगा पीछे के एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप लॉजिक भी लगाओगे, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे, तो लॉजिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, स्टैटिक टॉपिक्स में से ही जो करंट में अगर वो रेलिवेंट है, कोई भी अगर चीज है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, वो स्टैटिक का ही टॉपिक है। लेकिन अगर वो कहीं न्यूज में थी या फिर किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ा हुआ कुछ मामला सामने आ गया, तो वो फिर रेलेवेंट हो जाता है करंट अफेयर्स की फॉर्म में। तो इस तरह से ही जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आपको हम लगातार टिप देते रहेंगे, इसके बाद और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, लगे रहिए हमारे साथ। हम आपको जो है ज्वाइन कराएंगे, क्रैक कराएंगे। इसके लिए एक और चीज, पीएसपी का जो न्यू बैच शुरू हो रहा है वो 11 जनवरी को हो रहा है। टिल देन गुड बाय टू यू। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। गुड बाय।